हेलो स्टूडेंट्स। होम साइंस की आपने लास्ट क्लास में गृह कार्यों का वर्गीकरण तक पढ़ा था। हमारा टॉपिक चल रहा है गृह कार्य व्यवस्था। तो उम्मीद है आपने पुराना रिवाइज करके आए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक आपका है सिद्धांत, अर्थात गृह कार्य व्यवस्था के सिद्धांत क्या क्या होते हैं। अभी हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि गृह व्यवस्था के कुछ पद होते हैं, सोपान होते हैं, नियोजन, नियंत्रण, मूल्यांकन। तो कहीं ना कहीं गृह कार्य व्यवस्था के भी यही कुछ सिद्धांत हैं, नियोजन, नियंत्रण, मूल्यांकन और कुछ और कुशलता। तो यहाँ पर हम पहले सिद्धांत के बारे में अगर बात करें कि गृह कार्य का नियोजन। गृह कार्य का नियोजन सबसे पहले वही है कि नियोजन का मतलब होता है योजना बनाना, पूरे कार्य की योजना बनाना कि कौन सा कार्य हमें किस तरीके से करना है, किस समय पर करना है, किससे करना है। तो अभी जैसे हमने गृह कार्य व्यवस्था का व्यवहारिक दृष्टिकोण में भी पढ़ा था, जो हमने व्यवहारिक दृष्टिकोण में पढ़ा था वो कहीं ना कहीं गृह कार्य का नियोजन ही था। गृह कार्य के नियोजन में हम 3 चीज़ों का मेन ध्यान रखते हैं। सबसे पहले कार्य निर्धारण, यानी कि सभी कार्य हम देख लेते हैं कि पूरे दिन में आज क्या क्या कार्य करने हैं, कौन कौन से कार्य होने हैं। समय निर्धारण, अर्थात कौन सा कार्य किस समय पर हमें करना है। और श्रम विभाजन या कार्य विभाजन, यानी कि कौन सा कार्य किसे करना है या फिर किस कार्य का उत्तरदायित्व हमें किसको देना है। ये तीनों चीज़ें जो है वो किस में आती हैं, गृह कार्य के नियोजन में। अर्थात सबसे पहले हम कार्य का निर्धारण कर लेते हैं, उसके बाद कौन सा कार्य किस समय पर होगा और किस कार्य का उत्तरदायित्व किसका होगा। ये सब जो निर्धारण हम करते हैं ये सब गृह कार्य के नियोजन के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आपका आता है गृह कार्य योजना का नियंत्रण। यानी कि जो हमने कार्य योजना बनाई है, कार्य योजना को व्यवहारिक रूप से लागू करना, समय पर सदस्यों को दिए गए कार्यों का निर्देश देना। अर्थात जो हमने कार्य योजना बना ली है उसको व्यवहारिक रूप से लागू करने का मतलब है कि उसको हम अब लागू करें। जो कार्य हमने योजना हमने बनाई है उसको नियंत्रित करें, उसको लागू करें कि उस कार्य को हमें उसी तरीके से करना है जिस तरीके से हमने उसकी योजना बनाई है। दूसरा जो इसमें पॉइंट है, समय पर सदस्यों को दिए गए कार्य का निर्देश देना। अर्थात जिसने पूरी व्यवस्था बनाई है, जिसने पूरी योजना बनाई है, उसमें हमने एक पॉइंट पढ़ा था कार्य विभाजन का, कि कौन से कार्य का उत्तरदायित्व किस व्यक्ति को दिया गया है। तो आवश्यक है कि जो कार्य को देख रहा है, अर्थात जो योजना को लागू कर रहा है, जो उसको नियंत्रित कर रहा है, उसे ये ध्यान रखना होगा कि जो कार्य जिस व्यक्ति को दिया गया है वो उसे समय पर पूरा कर भी रहा है अर्थात नहीं। यानी कि आपको सिर्फ कार्य देकर भूल नहीं जाना है कि आपने उसको कार्य दे दिया और आपकी जो जिम्मेदारी है उस कार्य के लिए ख़त्म हो गई। उस समय पर, उचित समय पर उन सदस्यों को कार्य को निर्देश भी देना पड़ सकता है आपको, अर्थात आपको बताना पड़ेगा कि आपको ये कार्य करने के लिए कहा गया था या फिर आप ये कार्य करिए। भाई आपने जैसे योजना बनाई है, हो सकता है आपने योजना बनाई है तो आपने व्यक्तियों को पहले ही ना बताया हो कि भाई आपको ये कार्य समय पर करना है। तो टाइम पर जिस व्यक्ति को जो कार्य बताना है वो कार्य बताना, ये सब कार्य योजना के नियंत्रण के अंतर्गत आएगा। उसके बाद हमारा है कार्य मूल्यांकन, अर्थात जो योजना हमने बनाई थी वो पूरी तरीके से नियंत्रित रूप से लागू हो भी पाई है या नहीं, उसका मूल्यांकन करना, जांच करना। इसमें कुछ पॉइंट्स आएंगे। उपलब्धियों की जांच। उपलब्धियों की जांच का मतलब है कि हमने जो योजना बनाई उसमें हमने कितनी सफलता हासिल की। हमने जो योजना बनाई थी, जो उसका नियंत्रण हमने किया, वो कितनी सफलता हासिल हुई। हमारी योजना पूरी तरीके से लागू हुई या अधूरी रही या जैसे भी रही, उसकी जाँच हमें करनी होती है। पुरानी जो योजना है उसका जो मूल्यांकन करने के बाद अगली योजना का आधार बन जाता है। अर्थात अगर हमारी योजना पूरी तरह से सफल हुई है तो हम उसी के आधार पर अगली योजना बना लेते हैं, और अगर हमारी योजना सफल नहीं रह पाई या योजना में कुछ कमियां रह गई हैं तो उस आधार पर उन कमियों को दूर करके हम आधार बनाते हैं। यानी कि पुरानी योजना के अनुसार ही हम अपनी अगली योजना का आधार तैयार करते हैं। इसके बाद है निर्धारित योजना की कमियों में सुधार। अर्थात जो भी जब हम मूल्यांकन करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारी योजना में कौन कौन सी कमियां थी, किन किन कमियों पर हमें काम करने की ज़रूरत है। तो उन निर्धारित कमियों में हम सुधार भी करेंगे। अगली योजना जो हम बनाएंगे उसमें हम पूरी कोशिश करेंगे कि पुरानी योजना में जो हमारी कमियां रहीं, समय अधिक लगा या समय कम लगा, जो भी हमारी परेशानियां रहीं उनको हम दूर करें। और जब हम अगली योजना में कमियों में सुधार करेंगे तो सीधी सी बात है कि हमारे नए नए उपाय सूझेंगे, हमारे पास नए नए उपाय आएंगे, नए नए तरीके आएंगे काम करने के। तो उन नए नए उपायों को भी हम अपनी कार्य योजना में स्थान देंगे। इसके बाद है कुशलता। कुशलता गृह कार्य व्यवस्था का अंतिम लक्ष्य है। इसका मतलब है कि जो हमने योजना बनाई, नियंत्रण किया, उसका मूल्यांकन किया,
कब तक, अर्थात हमने पहली बार योजना बनाई तो हमारी योजना में 10% कमियां रही, हमने उसके बाद उन कमियों को दूर करने की कोशिश की, हमने दूसरी बार योजना बनाई, वो हमारी योजना शायद कुछ कम असफल रही, यानी कि पहले वाली से अच्छी रही, बेटर रही। तो ऐसे करते करते हो सकता है हमारी पहली बार में पूरी कुशल योजना भी बन जाए, लेकिन हो सकता है कि हमने 1 या 2 बार कोशिश करने के बाद जो हमारी योजना है, जब हमारी योजना में और नियंत्रण में कोई अंतर नहीं रहेगा, हमारे मूल्यांकन में सब कुछ पूरा अच्छे से आएगा, कोई कमी नहीं रहेगी, उस समय हम कहेंगे कि हमारी जो गृह व्यवस्था है, जो कार्य व्यवस्था है, वो पूरी तरीके से कुशल रूप से पूरी हो गई है। तो अर्थात कुशलता जो है वो हमारी गृह कार्य व्यवस्था का अंतिम लक्ष्य है, अर्थात पूरे व्यवस्था को, पूरे कार्य को कुशल तरीके से करना ही हमारा लक्ष्य है। इसके बाद हमारा पॉइंट है कार्य व्यवस्था में सहायक कारक, अर्थात जो हम कार्य व्यवस्था करते हैं उसमें कौन कौन से तत्व ऐसे हैं जो हमारी सहायता करते हैं या जिनसे हमें सहायता मिलती है, जो हमें पॉजिटिव यानी कि सही रूप में सहायता देते हैं। इसका पहला पॉइंट है हमारा उचित योजना का निर्धारण, अर्थात अगर हमें गृह कार्य व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना है तो सबसे पहले तो हमारी योजना, जो हमारा पहला पॉइंट है, वो सब सही होनी चाहिए। अर्थात अगर हम योजना ही गलत बनाएंगे तो आगे तो कोई काम सही नहीं हो सकता। जो हमारा पहला स्टेप है योजना बनाना, नियोजन करना, तो वो हमारा सही होना चाहिए। हमें कार्य करने और उचित योजना का निर्धारण हम तब कर पाएंगे जब हमें इस कार्य के सभी कार्यों का ज्ञान होगा, अर्थात हम सभी कार्यों की सही तरीके से सूची बनाएंगे, उनकी जो प्राथमिकताएं हैं उनको सही तरीके से देखेंगे। यदि हम ये सब कार्य करेंगे तभी हम उचित प्रकार से योजना बना पाएंगे। तो गृह कार्य व्यवस्था में सबसे जो ज़रूरी पॉइंट, हमारा सबसे पहला पॉइंट है उचित योजना का निर्धारण, अर्थात सबसे पहले जो हम सबसे पहला कार्य कर रहे हैं योजना बनाने का, वो हमारी उचित होनी चाहिए, हमें उचित योजना बनानी चाहिए। दूसरा पॉइंट है परिवार के सदस्यों का सहयोग। यहाँ पर हमारा आएगा कि योजना में हमने जो, जैसे हम योजना के अंतर्गत हमने 3 चीज़ें पढ़ी थी, कार्य विभाजन करेंगे, समय का निर्धारण करेंगे, तो जो हम श्रम विभाजन करेंगे उसमें हमें परिवार के सदस्यों के सहयोग की आवश्यकता होती है। श्रम विभाजन हम कुछ सदस्यों में करेंगे, परिवार के सदस्यों को ही कुछ काम देंगे। यदि जिसने व्यवस्था की है उसने किसी सदस्य को कोई काम बताया, अगर वो सहयोग नहीं करेगा तो वहाँ पर क्या होगा, हमारी योजना जो है वो उचित तरीके से पूरी नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पर जिसके लिए हमने जो कार्य विभाजन किया है, अर्थात जिसको हमने जो कार्य सौंपा है, अगर वो उस कार्य को नहीं करेगा तो उसका जो अतिरिक्त भार है वो या तो व्यवस्था करने वाले पर आएगा या फिर वो किसी और को सौंपेगा। तो यानी कि परिवार के सदस्यों का सहयोग जितना ज़्यादा होगा उतनी ही हमारी योजना अच्छे से कार्य करेगी। इसके बाद है गृह कार्य को करने की सही विधियों का ज्ञान, क्योंकि हमने पढ़ा कि गृह कार्य व्यवस्था में हम जो कार्य करेंगे उसको हम सरल ढंग से, अर्थात सबसे सरल ढंग जो हमारी होगी, जो सबसे आसान विधि होगी, अगर हम उससे करेंगे तो हम अपने श्रम की भी बचत कर पाएंगे, समय की भी और धन की भी। तो गृह कार्य को करने की सही विधियों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें सही विधि का पता ही नहीं होगा तो उसे हम अपनी योजना में लागू भी नहीं कर पाएंगे। तो ये भी एक महत्वपूर्ण कारक है। इसके बाद है पर्याप्त भौतिक साधन। यहाँ पर आता है कि जैसे हमने, हमारा पॉइंट है श्रम की बचत। तो जो हम श्रम की बचत करते हैं उसको हम कार्य करने की आसान विधि से भी कर सकते हैं, और कई बार आजकल बहुत सारे ऐसे मार्केट में ऐसे उपकरण आए हुए हैं जो हमारे श्रम की भी बचत करते हैं और समय की भी बचत करते हैं। जैसे कि घर की सफाई करने के लिए वैक्यूम क्लीनर है, या फिर अगर हम बात करें कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन आ गई है मार्केट में। तो अगर हमारे पास भौतिक साधन पर्याप्त हैं, अर्थात अगर हम कपड़े धोने के लिए कपड़े धोने की मशीन का उपयोग करते हैं तो उसके लिए हमारे पास साधन होने आवश्यक है। अर्थात अगर हमारे पास घर में मिक्सचर ग्राइंडर होगा, किचन में कुकर होगा और वॉशिंग मशीन होगी, तो इन सब से क्या होगा कि हमारा जो कार्य है, गृहिणी का जो कार्य है, जो कार्य कर रहे हैं उनके लिए उस कार्य को करने की एक सरल विधि भी हो जाएगी और आसान तरीका, यानी कि उससे हम श्रम की भी बचत कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है, पर्याप्त भौतिक साधन घर में होना ज़रूरी है। अर्थात अगर हम योजना को सुचारू रूप से चलाना चाहते हैं तो हमारे पास भौतिक साधन होने भी आवश्यक है। इसके बाद है अनुभव। जैसा हमने अभी पढ़ा कि योजना हम पहली बार बनाएंगे, दूसरी बार बनाएंगे, तो जब हम योजना बनाते रहेंगे तो जैसे जैसे हमें योजना बनाने का, उसको लागू करने का अनुभव होता जाएगा, वैसे वैसे हमारी योजना जो है वो और अच्छे तरीके से, योजना भी हम अच्छे से बना पाएंगे और उसको लागू भी हम बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो एक समय में अनुभव से क्या होता है कि अनुभव से हमारी जो गलतियाँ हैं वो कम होने लगती हैं, हम अपनी कमियों का सुधार करते हैं, ये सब अनुभव से ही संभव है।
तो ये कुछ 5 हमने महत्वपूर्ण कारक पढ़े हैं जो गृह कार्य व्यवस्था में बहुत ज़रूरी हैं। सभी का एक अपना अलग ही रोल है। इसके बाद है गृह कार्य व्यवस्था पर कुप्रभाव छोड़ने वाले कारक, अर्थात ये तो जो कारक थे वो सहायक कारक थे, अर्थात जो वो कारक अगर हमारे पास होंगे तो हमारी जो गृह व्यवस्था है वो सुचारू रूप से हो पाएगी। और अब हम कुछ जो 3 पॉइंट हमारे लिखे हुए हैं जो हम पढ़ेंगे, तो वो ये पॉइंट है कि अगर ये चीज़ें होंगी तो हमारी गृह व्यवस्था में बाधा डालने वाले कारक होते हैं। कुप्रभाव छोड़ने वाले कारक कहेंगे या फिर गृह कार्य व्यवस्था में बाधा डालने वाले कारक। सबसे पहला है हमारा सूझबूझ का अभाव, अर्थात योजना बनाने की अगर हमें सूझबूझ ही नहीं होगी, हमें कोई अनुभव नहीं होगा, हमें पता नहीं होगा कि हमें कार्य को किस प्रकार करना है, तो उससे क्या होगा कि हमारी कार्य व्यवस्था किसी भी तरीके से सुचारू रूप से नहीं हो सकती। दूसरा है भौतिक आवश्यक साधनों का अभाव, अर्थात अगर जैसे हमने अभी पढ़ा कि श्रम की बचत के लिए आजकल मार्केट में, बाज़ार में बहुत सारी ऐसी मशीनें उपलब्ध हैं जो ज़्यादातर घर पे हम लोग रखते हैं, तो अगर हमारे पास साधन उपलब्ध नहीं होंगे तो योजना बनाना भी हमारा व्यर्थ हो जाएगा। अर्थात हम योजना में सरल विधि का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर हमारे पास साधनों की कमी होगी तो हमारी गृह व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल पाएगी। तीसरा पॉइंट है पारिवारिककरण, अर्थात यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अगर परिवार के सदस्यों का सहयोग हमारे पास ना हो, जो कि हमारे सहायक कारक के अंतर्गत आता था, तो यदि परिवार के सदस्यों का सहयोग नहीं होगा तो हम लोग क्या है कि कार्य व्यवस्था को सुचारू रूप से नहीं चला सकते। यदि आपस में एक दूसरे के परिवार के सदस्य एक दूसरे को सहयोग नहीं करेंगे, एक दूसरे के कार्य में मदद नहीं करेंगे, तो कार्य व्यवस्था को सुचारू रूप से होना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो अभी तक जो चीज़ें हमने पढ़ी वो हमने पढ़ी गृह कार्य व्यवस्था। अब हम कह सकते हैं कि गृह कार्य व्यवस्था का बहुत सारी चीज़ों के साथ संबंध होता है, अर्थात गृह कार्य व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए सहायक कारक एक अलग चीज़ है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो हमें पढ़नी ज़रूरी है, जिनका ज्ञान हमें होना ज़रूरी है। जैसे हमने पढ़ा कि हमारी सूझबूझ, हमें विधियों का ज्ञान होना ज़रूरी है। तो गृह कार्य व्यवस्था का अलग अलग चीज़ों के साथ अलग अलग संबंध होता है। जैसे कि सबसे पहला हमारा पॉइंट है पारिवारिक आय और गृह व्यवस्था। इन दोनों चीज़ों को अगर हम पढ़ें तो इनका आपस में क्या संबंध है वो हम पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें पारिवारिक आय का पता होना ज़रूरी है, क्योंकि जिसके साथ हम संबंध पढ़ रहे हैं अगर हमें उसी चीज़ का नहीं पता तो हम समझ नहीं पाएंगे। तो इसलिए हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं पारिवारिक आय क्या होता है। देखिए, वैसे तो आपने आय पढ़ा है कि जो भी हमारी आमदनी होती है, जो हम पैसे कमाते हैं, वो सब जो है वो हमारी आय होती है, लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा सा एक्सप्लेन में पढ़ेंगे। पारिवारिक आय मुद्रा, वस्तुओं, सेवाओं और संतोषों का वह प्रवाह है जो परिवार के अधिकार में उनकी आवश्यकताओं और इच्छाओं को पूर्ण करने एवं उत्तरदायित्वों के निर्वाह हेतु आता है। अर्थात पारिवारिक आय में सिर्फ मुद्राएं नहीं आती, अर्थात सिर्फ धन को हम पारिवारिक आय नहीं कहते। पारिवारिक आय में मुद्रा होती है जिसको हम धन कह सकते हैं, वस्तुएं होती हैं जो हमारे घर पर जो वस्तुएं हमारे काम में आती हैं, सेवाएं होती हैं और संतोष, अर्थात संतोष को हमने आत्मिक आय कहा है, जो हम आगे पढ़ेंगे कि कुछ आय होती हैं जो मौद्रिक आय होती है, जो हमें मुद्रा से प्राप्त होती है, कुछ आय होती है जिससे हमें संतोष मिलता है, तो वो आत्मिक संतोष जो होता है वो भी हमारी आय के अंतर्गत आता है। और आय जो होती है वो हमारी आवश्यकताओं को, इच्छाओं को पूर्ण करते हैं, और जो हमारे उत्तरदायित्व होते हैं उनके निर्वाह के लिए वो हमारे काम आते हैं। तो इस परिभाषा का यहाँ पर ये अर्थ है। पारिवारिक आय जो है वो 2 प्रकार की मुख्यतः आपके सिलेबस में है जो हम पढ़ेंगे, बाकी जितना आपके कोर्स में है उतना ही हम पढ़ेंगे। पारिवारिक आय के 2 प्रकार यहाँ पर दिए गए हैं, प्रत्यक्ष आय और अप्रत्यक्ष आय। प्रत्यक्ष आय जो है, प्रत्यक्ष आय धन के रूप में होती है। प्रत्यक्ष का मतलब है सामने से जो दिखाई देता है, प्रत्यक्ष आय का मतलब होता है जो हमें आय धन के रूप में प्राप्त होती है। अप्रत्यक्ष आय होती है जो आय धन के रूप में प्राप्त नहीं होती, धन के अलावा कुछ सुविधाएं हमें प्राप्त होती हैं, उनको हम अप्रत्यक्ष आय बोलते हैं। तो प्रत्यक्ष आय के अंतर्गत आता है किसी व्यक्ति का वेतन, अर्थात घर में जो व्यक्ति बाहर नौकरी करने जाता है, जो ऑफिस जाते हैं, उनको नियमित समय पर मासिक रूप से एक वेतन मिलता है, नियमित वेतन मिलता है, उसको हम बोलते हैं वेतन। दूसरा पॉइंट हमारा है व्यापार, अर्थात अगर घर में कोई व्यापार करता है, कोई दुकान है, कोई अपना कोई भी काम है, उसमें क्या होता है कि मंथली इनकम नहीं होती, अर्थात मासिक आय नहीं होती, किंतु वार्षिक रूप से हमें जो फ़ायदा होता है, जो हमारी बचत होती है, उसमें जो हमने उसमें इन्वेस्ट किया है, जो हमने पैसा लगाया है, उसमें से जितना हमें मुनाफा होता है वो भी हमारा प्रत्यक्ष आय के अंतर्गत आता है। तीसरा है हमारा ब्याज, अर्थात जो हम बचत करते हैं उसको हम किसी बैंक में, डाकघर में, कहीं भी जमा करा देते हैं,
तो उस जमा धनराशि पर हमें ब्याज मिलता रहता है। या फिर अगर हमने पैसे किसी को उधार दिए हैं ब्याज की दर पर, किसी भी दर पर, तो वो जो ब्याज मिलेगा वो हमारे अतिरिक्त पैसा होगा। अर्थात मूलधन तो हमारा जो है, जो हमने पैसा दिया है वो हमारा वापस आएगा, लेकिन उस पर जो हमें ब्याज मिलता रहता है वो हमारी आय हो जाती है। तीसरा है किराया। अर्थात अगर हमने कोई दुकान बनाकर किराए पे चढ़ाई हुई है, या फिर हमने अपना मकान का कुछ हिस्सा जो है वो किसी को किराए पर रहने के लिए दिया गया है, तो हर महीने उसका जो किराया आता है वो भी हमारा प्रत्यक्ष आय में होता है। तो जो भी हमें धन के रूप में प्राप्त होती है आय, उसको हम प्रत्यक्ष आय के अंतर्गत रखते हैं। दूसरा हमारा है अप्रत्यक्ष आय। तो अप्रत्यक्ष आय जो है वो धन के रूप में नहीं होती। वेतन के अलावा जो भी हमें सुविधाएं प्राप्त होती हैं उनको हम अप्रत्यक्ष आय में रखते हैं, जिनके लिए हमें पैसे नहीं देने पड़ते। अर्थात जैसे कि मुफ्त मकान। कई बार जो कर्मचारी ऑफिस में काम करते हैं या जो सरकारी जॉब पर होते हैं, उनको सरकारी आवास मिलता है, या फिर ऑफिस वाले अपनी तरफ से कुछ रहने के लिए मकान देते हैं। तो उसके लिए क्या होता है कि अगर वो मकान हमें ना मिलता तो हमें उसके लिए अतिरिक्त व्यय करना पड़ता, किंतु यहाँ पर हमें उसके लिए व्यय नहीं करना पड़ रहा, तो ये हमारी आय ही हो जाती है, परंतु ये अप्रत्यक्ष आय होती है। निःशुल्क शिक्षा। अगर बच्चों के लिए हमें निःशुल्क शिक्षा मिल रही है, इसमें यातायात के लिए कई बार जो ऑफिस होते हैं वो ट्रांसपोर्ट की फैकल्टी देते हैं, यानी कि यातायात के लिए आपको या तो अपनी तरफ से सुविधा देते हैं या फिर यातायात के लिए पैसे देते हैं। तो ऐसी सुविधाएं जिनके लिए हमें खर्च करना पड़ता, मगर वो सुविधाएं हमें मुफ्त में मिल रही हैं, उनके लिए हमें खर्च नहीं करना पड़ रहा है, इसीलिए वो हमारी अप्रत्यक्ष आय के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पर एक नोट है कि प्रत्यक्ष आय पर हमें कर देना पड़ता है। अर्थात जो हमारी प्रत्यक्ष आय है, जो हम कमाते हैं, जो हमारी तनख्वाह है, जिसको हम बैंक में जमा करते हैं, उस मुद्रा पर हमें एक कर देना होता है। अगर वो निर्धारित होता है, सरकार जो भी कर निर्धारित करती है उसके अनुसार हमें प्रत्यक्ष आय पर कर देना होता है, परंतु जो हमारी अप्रत्यक्ष आय है उस पर हमें कभी कोई कर नहीं देना। अच्छा, यहाँ पर हम पढ़ रहे थे कि पारिवारिक आय का और कार्य व्यवस्था का एक संबंध होता है। तो कैसे संबंध होता है? पारिवारिक आय हमारी कार्य व्यवस्था में किस तरीके से सहयोग करती है? पहला पॉइंट यहाँ पर है भौतिक साधनों हेतु। अर्थात अगर हमें अपने घर में कुछ ऐसे साधन जुटाने हैं, ऐसे उपकरण लेने हैं जो गृह कार्य व्यवस्था को आसान कर सकें, जो उसको सरल बना सकें, तो उसके लिए हमें धन की आवश्यकता होगी। और धन हमारा कहाँ से आएगा? आय से आएगा। श्रम बचत के उपकरण हेतु फिर से वही चीज़ आपकी आ गई कि श्रम बचत के लिए अगर हमें उपकरण खरीदने हैं तो उसके लिए हमें धन की आवश्यकता होगी, जो हमें पारिवारिक आय से मिलेगी। अर्थात पारिवारिक आय के हिसाब से ही हम कई बार कार्य व्यवस्था कर पाते हैं। तो कार्य व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए पारिवारिक आय जो है वो एक महत्वपूर्ण कारक है। तीसरा है घर पर नौकर रखने हेतु। अर्थात अगर घर में सभी बाहर जाते हैं, नौकरी करने जाते हैं, तो घर पे अगर कोई व्यक्ति काम करने के लिए नहीं है, या फिर सिर्फ एक व्यक्ति ऐसा है जो घर के कार्य के लिए है, तो उस अवस्था में हमें घर पर कार्य करने के लिए कोई एक अतिरिक्त व्यक्ति की, एक नौकर की ज़रूरत होती है। लेकिन वो हम तभी कर सकते हैं जब हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी हो, अर्थात जब हमारी आय इतनी हो कि हम नौकर की सैलरी दे सकें, क्योंकि हमें उसको तनख्वाह देनी होती है। तो यहाँ पर पारिवारिक आय जो है वो कार्य व्यवस्था से संबंधित होती है कि अगर हमारी आय कितनी है उसी हिसाब से हमारी जो अर्थव्यवस्था है, जो हमारी कार्य व्यवस्था है, वो सुचारू रूप से चलती है। तो यहाँ पर हमने पढ़ा गृह कार्य व्यवस्था के साथ संबंध। पारिवारिक आय के साथ संबंध हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद है परिवार में सदस्यों की संख्या। अर्थात परिवार में कितने सदस्य हैं, ये श्रम विभाजन का एक टॉपिक है कि परिवार में जितने सदस्य हैं उसी के आधार पर हमारा श्रम विभाजन होता है और काम भी होता है। परिवार में अगर कम सदस्य हैं तो कम कार्य होता है, ज़्यादा सदस्य हैं तो कुछ अतिरिक्त कार्य हो जाता है। अगर स्कूल जाने वाले बच्चे हैं तो उनका कार्य अलग से बढ़ जाता है, जैसे हमने अभी उसको दैनिक कार्य में जोड़ा था। तो परिवार में कितने सदस्यों की संख्या है उसी के अनुसार श्रम विभाजन भी होता है और कार्य व्यवस्था भी होती है। तो इसका भी कार्य व्यवस्था के साथ एक घनिष्ठ संबंध है। ये हमारी कार्य व्यवस्था को बहुत हद तक प्रभावित करती हैं। तीसरी जो चीज़ है, परिवार के सदस्यों का व्यवहार, जो हम ऑलरेडी वैसे डिस्कस कर चुके हैं ये तीनों ही पॉइंट, लेकिन यहाँ पर एक बार और बात कर लेते हैं। परिवार के सदस्यों का अगर आपस में सहयोगी व्यवहार है, यानी कि अगर वो एक दूसरे को कार्य में सहयोग कर रहे हैं, तो कार्य व्यवस्था सुचारू रूप से चलती है। और अगर परिवार के सदस्यों का एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार नहीं है, परिवार के सदस्यों का, अगर हमने बाहर से कोई नौकर रखा है मान लीजिए, अगर उसके साथ परिवार के सदस्यों का व्यवहार अच्छा नहीं है तो वो नौकरी नहीं करेगा, वो नौकरी छोड़कर चला जाएगा। अर्थात परिवार के सदस्यों का आपस में व्यवहार, परिवार के सदस्यों का समाज के साथ कैसा व्यवहार है, परिवार के सदस्यों का घर में अगर नौकर है उनके साथ कैसा व्यवहार है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये गृह कार्य व्यवस्था को प्रभावित करती हैं और इसी के अनुसार हम कार्य व्यवस्था करते हैं। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट यूनिट का सेकंड चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाता है।
आप पूरा चैप्टर रिवाइज़ करेंगे, जो क्वेश्चन आंसर आपको भेजे जाएंगे वो आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे, पूरा चैप्टर दोबारा से अच्छे से रिवाइज़ कर लीजिए।